बीजेपी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री रन करती है। अगर आप मेरे नेता के बारे में झूठ बोलिएगा तो आपके सामने मैं ना सिर्फ उस झूठ का पर्दाफाश करूंगी, आपको भी बेनकाब कर दूंगी। मैंने बिल्कुल कहा कि आप गंदी नाली के कीड़े हैं। क्यों कहा? मेरे लिए सोनिया जी मेरी लीडर ही नहीं है, शी इज ऑलमोस्ट अ मदर फिगर टू मी। जो शब्द मैं अपनी माँ के लिए नहीं सुनूंगी वो मैं सोनिया जी के लिए भी नहीं सुनूंगी। मुझे ये कहने में मैं बिल्कुल बिना मॉडेस्ट हुए कह सकती हूँ, मैं बीजेपी को परेशान करती हूँ। तो फिर गांधी जी के उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं आज की तारीख में, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं गांधीयन हूँ, मैं गांधीयन हूँ, लेकिन का ये वाक्य इररिलेवेंट हो गया। गंदगी करोगे तो गंदगी का जवाब गंदगी से मिलेगा। इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग माई डेड फादर इनटू द डिबेट, I will tell you exactly how I feel about you in your language. सोनिया जी ने मंच से मौत का सौदागर भी तो कहा है। ठीक है, अब मुझे आप बोलने दीजिएगा। सोनिया जी ने जो बात कही थी वो 2002 गुजरात के संबंध में कही थी, और असलियत ये है कि 2002 के गुजरात के लिए ये देश नरेंद्र मोदी को माफ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की माँ और उनकी पत्नी के लिए भी अगर इस तरह की टिप्पणियां होंगी ना तो उस पर भी सवाल होंगे। देखिए, जनता के सामने ना दोनों पहलू हैं। प्रधानमंत्री की माँ और बहन, माँ और पत्नी पे जो कहा गया बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में खुशी है कि आपने कहा। एब्सोल्युटली, मैं क्योंकि मैंने कभी ये बात नहीं कही, मैंने ये बातें कभी नहीं कही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खबरें ये चल रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। इंडिया अलायंस को बचाना भी उसके पीछे एक मकसद हो सकता है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि ये चर्चाएं बेसर पैर हैं। हम तीनों पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दों पर अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल जो ऑपोजिशन के बाकी लीडर्स हैं, क्या दिक्कत है उनको कांग्रेस पार्टी से? लीडरशिप को लेकर मामला है कि उनको राहुल जी की लीडरशिप मंजूर नहीं है और वो अपने वहां पर होने का या लीड करने का कोई सपना देख रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का क्या एनालिसिस इस पर? लीडरशिप पे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? मैं तो ये पूछती हूँ, राहुल गांधी के बराबर बीजेपी से कौन लड़ सकता है? जिस तरह से, जिस ईमानदारी से, जिस शिद्दत से और जिस जज्बे से वो लड़ते हैं, कोई और मुझे बता दीजिए लड़ता है। सुप्रेश जी नमस्ते। नमस्कार। आज आप वन इंडिया पर आई हैं और पहले तो आपका स्वागत है बहुत हमारे ऑफिस में। और देखिए, दिल्ली में तो चुनावों की दस्तक है, लेकिन आज आप सामने बैठी हैं तो दिल्ली पर भी बात होगी, इंडिया अलायंस पे भी बात होगी, थोड़ी बात मीडिया पे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे। मीडिया को मिस करती हैं वैसे? बिल्कुल ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल? नो नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक जो आज मीडिया का हाल हो गया है, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में रहना बड़ा मुश्किल है। आपके जैसे लोग, आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं जब अपने मीडिया के साथियों को देखती हूँ, और अभी तो देखने का ज्यादा मौका मिलता है बिकॉज यू गोइंग ऑन शोज एवरीडे, मतलब मुझे लगता है कि क्या हो गया है इन लोगों को। व्हाट्सएप के आगे भी एक दुनिया है जो शायद इन लोगों को पता ही नहीं है। और जो न्यूज़ एंकर्स और जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट सीना तान कर और गले फाड़ फाड़ कर इन्फ्लेशन पे बोलते थे, रुपये पे बोलते थे, पेट्रोल पे बोलते थे, आज रुपया 87 पे है, मतलब चूनी निकलती है मुंह से। तो थोड़ा सा लगता है कि ये जो कागजी शेर हैं ये कागजी हैं, बट नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। जिस टाइम आप टीम हेड कर रही थी और आज का जो वक्त है, क्या फर्क आ गया है? बहुत फर्क आ गया डिसीजंस में, उसके बहुत फर्क आया। मुझे याद है कि इंडिपेंडेंट न्यूज रूम्स कैसे होते हैं ये मैंने देखे हैं। आपने कोई स्टोरी उठाई और वो स्टोरी सरकार के खिलाफ भी हो सकती है। आपके पास अगर तथ्य हैं, पेपर है, दस्तावेज हैं, हम लोगों ने तो कभी रिपोर्टर से नहीं पूछा। आई वाज वंस अ रिपोर्टर, देन ऑफ कोर्स आई बिकेम एन एडिटर। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, दस्तावेज है, हम कहते थे बिल्कुल करिए आप स्टोरी। और ऐसा नहीं था कि फोन नहीं आते थे, फोन आते थे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट को समझाते थे। और तब यूपीए की सरकार थी, गवर्नमेंट समझती थी। मेरा अपना मानना है 2014 से 2016-17 के बीच मोदी सरकार भी समझती थी, जिस समय आप काम कर रही थी और यूपीए की सरकार थी। फोन आते थे, बिल्कुल आते थे। और ऐसा नहीं मतलब, लेकिन खबर दबाने के लिए या इसलिए नहीं आते थे कि आपने ये क्यों चलाया, इसलिए आते थे कि एक ये भी साइड ऑफ व्यू है, आपने इसको नहीं दिखाया। नाराजगी, मतलब एक नाराजगी से ज्यादा आई थिंक अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने के लिए, विच इज ओके, आई एम फाइन विद दिस। अगर हमने कभी, हम ट्राई करते थे कि आप दोनों साइड दीजिए, अगर कभी मिस किया तो हम कर सकते थे। मुझे याद है मैं इन्फ्लेशन पर इतने शो करती थी और रोज सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी। मेरे ऊपर तो कभी किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया, मेरी नौकरी पे कभी खतरा नहीं आया, कभी वित्त मंत्री ने उठा के फोन ये नहीं कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है ये करने की, आपके मैं आईटी रिटर्न्स खुलवा दूंगा, आपके पति के खिलाफ में।
अब वो हो रहा है, अब लोगों को अपने पति नहीं, के लेकिन ट्रांसफर ये बात के आप लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप कांग्रेस की नेता नहीं, रही बिल्कुल हैं, नहीं, मतलब कोई सबूत, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा किस्सा आई या कोई डोंट ऐसी थिंक आई विल जानकारी आपके एम्बैरस पास आई है? डोंट थिंक आई विल एम्बैरस पीपल, मैं वो नहीं करूंगी। लेकिन आपके पास सूचना है कि बिल्कुल ऐसा हो है, रहा है। बिल्कुल हो रहा है और खूब हो रहा है, मतलब मुझे पता है हो रहा है। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पीआईबी के हैं जहां पर कभी कभी मैं देखती हूँ, मैं शायद उसमें होंगी, और उसमें कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जो मैं 2 मिनट बाद हेडलाइन चलते हुए देखती हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रुपया 87 पर है, प्रधानमंत्री कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। मैंने खंगाला, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज टीवी एंकर्स रुपए पे खूब तफसीली से बोलते थे, खूब मुस्तैदी से बोलते थे। अब चूनी कर रहे हैं पेट्रोल के प्राइस पर, एंकर तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलते थे, अब वो एक शब्द नहीं बोलते। ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी वो पिंच नहीं कर रही, चीज जरूर पिंच करती है, लेकिन आपको पता है कि ये गवर्नमेंट बहुत विंडिक्टिव है। और ये मतलब देखा गया ना, जिन लोगों ने सवाल पूछे उन लोगों ने नौकरियां छोड़ी। आज के बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो किसी जमाने में बड़े बड़े एडिट रूम्स के एडिटर्स होते थे, आज वो नौकरी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज भी सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो हिम्मत नहीं दिखा रहा है, जो वही भाषा बोल रहा है जो एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, वो अभी भी एंकर बना लेकिन हुआ देखिए, है। जब ये आरोप बीजेपी के ऊपर कि वो मीडिया के नैरेटिव को रन कर रहे हैं या उसको हेडलाइन दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि सीधे आपका इमरजेंसी का वक्त कांग्रेस का याद दिलाया जाता है कि उस समय कैसे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप हुई है, किस तरह की चीजें हुई हैं। इमरजेंसी तो चलिए डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, गलत थी, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ, मेरे नेता ने कह दिया तो उसके बाद क्या बचा है? बिल्कुल गलत था, मुझे लगता है डिसीजन गलत था। मुझे लगता है इंदिरा जी के अंदर एक डेमोक्रेटिक डीएनए था, उनको रियलाइज हुआ उनकी गलती और उन्होंने तुरंत जनरल इलेक्शन अनाउंस किए। जो हुआ वो गलत था, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि वो काला अध्याय नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। आज क्या है? आज मेरे नाम की एक रिपोर्टर है सुप्रिया शर्मा, बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो बनारस गई, उन्होंने कहा मुसहर आज भी घास खा रहे हैं, उनके ऊपर आपने यूएपीए में केस कर दिया। मैं गोरखपुर से, महाराजगंज से आती हूं, देवरिया में कोविड के दौरान एक बच्ची फर्श पे पोछा लगा रही थी, उसकी मां एडमिट थी, जिस पत्रकार ने वो खबर छापी उसके ऊपर आपने यूएपीए में केस कर दिया। अब वो पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे। मिर्जापुर की जो पहली स्टोरी हुई कि स्कूल में बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा है पानी के साथ, उसको दिखाने के लिए स्कूल के कर्मचारी पर या बीएसए पर कोई केस नहीं हुआ, उस पत्रकार पे आपने यूएपीए का केस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक हाई हैंडेडनेस है ना, कि अगर आप हमें नहीं और अच्छी तरीके से नहीं दिखाइएगा, अच्छी लाइट में नहीं दिखाइएगा, तो हम आपके खिलाफ आएंगे। मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल ढह चुका है और इसको कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। अब देखिए, आप क्योंकि सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस को भी आप हेड कर रही हैं कांग्रेस पार्टी में, तो जिस अंदाज में जो आप कह रही हैं कि नैरेटिव्स रन हो रहे हैं, तो कांग्रेस की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? वैसे हम लोग ये सोच रहे थे कि किसी दिन आपके दफ्तर आके देखें कि आप लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोशल मीडिया को आप ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल आर्मीज जिस तरह से काम कर रही हैं, तो आप क्या चुनाव, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री रन करती है। असलियत यह है कि पहले कांग्रेस उसको काउंटर नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस शायद आजादी के आंदोलन से आई है, शायद ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग थी कि सच को कौन छुपा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि झूठ को अगर 100 बार बोला जाता है तो वो सच बनता है, और इसलिए मेरा जो फोकस है, आई एम अ लिटिल अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव विद माय सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, आई एम अग्रेसिव विद नैरेटिव्स। और मुझे पता है कि बीजेपी को मेरा या हमारी जो नई कम्युनिकेशन की टीम है उनका ये स्टांस परेशान करता है। पहले वो कोई झूठ बोलते थे राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में, हमारा काउंटर नहीं आता था, बिकॉज हमें लगता था, और शायद सच भी है, कि सच को आप कैसे छुपा सकते हैं, सच तो अंततोगत्वा बाहर आ ही जाएगा। वो एक थिंकिंग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल के लोगों को भ्रमित कर रहा है तो उसको भी बेनकाब करना जरूरी है। तो मैं 2 स्ट्रैटेजीज पे चलती हूं। एक, मैं अग्रेसिवली जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो आजादी के आंदोलन की विचारधारा है, जो एक इंक्लूसिवनेस की, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा है, उसको प्रमोट करती हूं। और एक, मैं लगातार और थोड़े तीखे शब्दों में, थोड़ा ज्यादा तीखे शब्दों में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करती हूं। अगर आप मेरे नेता के बारे में झूठ बोलिएगा तो आपके सामने मैं ना सिर्फ उस झूठ का पर्दाफाश करूंगी, आपको भी बेनकाब करूंगी। और मेरा बड़ा सिंपल रूल है, ये सोशल मीडिया का रूल है। When I go on a television debate, I always refer to the Prime Minister, प्रधानमंत्री मोदी। मैं कभी भी मोदी जी नहीं बोलती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी बोलती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह बोलती हूँ। मुझे लगता है वो सम्मान उस पद का है, उनका है। लेकिन अगर सामने वाला, और मेरी ये मेरा एक उसूल है, मैं कहती हूँ डिबेट अच्छे से करिए, मैं सम्मान से कर रही हूँ, आप भी सम्मान से करिए। मैं पढ़ लिख के जाती हूँ, मैं फर्रे पढ़ के नहीं आती हूँ, आप भी पढ़ लिख कर आइए।
लेकिन अगर सामने वाला मेरा नेता के खिलाफ अपशब्द बोलेगा तो मैं 2 का जवाब 4 से देती हूँ। तो बीजेपी जो है वो आपके ऊपर इसी चीज को लेकर एग्रेसिव रहती है, बहुत मतलब रहती है। आपने भी देखा ही होगा, मतलब वो गाली वाली मैडम फ्रेज आपके लिए हाँ, प्रयोग कोई बात करते नहीं। हैं, लेकिन जब वो इस तरह के फ्रेज को प्रयोग करते हैं, और कुछ इंसिडेंट्स जो टीवी डिबेट्स के हमने भी देखे हैं जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ, मतलब मैं पर्सनली मानती हूँ नहीं होना चाहिए था, बचना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों जब बचना चाहिए था? आपको पता है उसके पहले क्या कहा गया था उस शो पर? जजमेंट करना बहुत इजी है और मुझे लगता है कि लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल एक नैरेटिव को देख के जजमेंट करते हैं। मैंने बिल्कुल कहा कि आप गंदी नाली के कीड़े हैं। क्यों कहा? क्योंकि उसके पहले उस व्यक्ति ने सोनिया जी के लिए जो शब्द कहे थे, और मेरे लिए सोनिया जी मेरी लीडर ही नहीं है, शी इज ऑलमोस्ट अ मदर फिगर टू मी। जो शब्द मैं अपनी मां के लिए नहीं सुनूंगी वो मैं सोनिया जी के लिए भी नहीं सुनूंगी। लेकिन अगर आप उस टेलीविजन शो में इस तरह की चीज हो रही है तो आइडियली पहले वो वहां होना नहीं चाहिए था, मैं ये मानती हूँ। पहली बात तो वहां होना नहीं चाहिए था, होना था तो उसका कुछ एक आपके पास काउंटर रहना चाहिए था, चाहे एंकर रोकते चाहे टेलीविजन पर उसको। तो जब उन्होंने नहीं रोका तो मुझे क्या करना चाहिए लेकिन था? फिर भी मतलब मैं गांधीवादी वन Public सेकेंड life में। वन सेकेंड आई एम सॉरी। जब मैं सोशल मीडिया की हेड बनी मैंने 2-4 ट्वीट्स के पहले एक ट्वीट किया, आई एम विलिंग टू रेज द लेवल ऑफ डिबेट, आई एम विलिंग टू मेक दिस अ सेफ स्पेस, आई एम विलिंग टू टॉक अबाउट इश्यूज, लेट्स गेट द बीजेपी टू डू दैट। उन्होंने नहीं किया, वो मुझे गालियां बुलाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मुझसे वो परेशान रहते हैं। मुझे ये कहने में मैं बिल्कुल बिना मॉडेस्ट हुए कह सकती हूँ मैं बीजेपी को परेशान करती हूँ, चाहे मैं टीवी पे बोलती हूँ तथ्य, क्योंकि उन तथ्यों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उनके जो उनसे बड़े प्रवक्ता एंकर हैं उनके पास भी जवाब नहीं होता। मुझे पता है सोशल मीडिया के अग्रेसिव होने से वो लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था, पहले उनका काउंटर नहीं होता था, पहले मोदी जी को लेकर कुछ चीजें नहीं बोली जाती थी। हम बोलते हैं क्योंकि जो सत्य है उसको बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मापदंड कौन तय करेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर आप एक पब्लिक डिबेट में हैं और पब्लिक डिबेट में सामने वाला मिट्टी में रोल रहा है तो आप सफेद कपड़ा पहन के हाई पल्पिट पे नहीं बैठ सकते। मतलब Either- हम उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब एब्सोल्युटली देना पड़ेगा, यू हैव टू पे देम बैक इन देयर ओन पेनी, इसी से वो चुप भी होते हैं। पर आपको लगता है कि इससे जब आम लोग जो आपको घर पर बैठ के उस समय टीवी की डिबेट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या ओपिनियन बना रहे हैं? जो ओपिनियन बनाए, मुझे लगता है कि जो हमारे समर्थक है, मुझे लगता है जो हमारे समर्थक है उनको बहुत अच्छा लगता है। गंदगी करोगे तो गंदगी का जवाब गंदगी से मिलेगा, क्योंकि आपको वो वही भाषा समझ में आती है। देखिए छठे शाठ्यम हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो जैसा काम करे उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। आप बदतमीजी करते रहिए और मैं आपसे जी जनाब आप आदाब करूं, वो नहीं होगा। आप बदतमीजी करेंगे तो आपको उसी की भाषा में समझाया जाएगा, तभी आपको समझ में आता है। और मुझे लगता है लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल, नो वन सेकंड, लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल बिलीव अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आप उस भाषा में बोलिए। ऐसे तमाम टीवी डिबेट्स होते हैं, तो फिर ऐसे तमाम गांधी जी के उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं आज की तारीख में, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं गांधीयन हूं, मैं गांधीयन हूं, लेकिन का ये वाक्य इररिलेवेंट हो गया तो आपके अकॉर्डिंग लेट मी आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग वो हमारे लिए झूठ बोलते रहे, वो हमारे नेताओं को गाली देते रहे, वो मेरे नेता के खिलाफ झूठ प्रचारित करते रहे, वो उनके नाम तक पर उनकी एजुकेशन पर सवाल उठाते रहे और मैं चरण वंदन करती रहूं, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास कांग्रेस का पूरा प्रचार तंत्र है, ये नहीं होगा। पूरा देखिए प्रचार तंत्र है आप एक चीज नहीं समझ रही हैं, एक कांग्रेस ही नहीं, एक टीम, मैं ये कह रही हूँ, देखिए एक टीवी डिबेट, लेट मी फिनिश अप थॉट। ऐसा है कि जब कांग्रेस का कल्चर जो है वो बिल्कुल सम्मान का है। आई विल टेल यू समथिंग, 2024 इलेक्शन के पहले कोई एक हैंडल मोदी जी का कोई गंदा सा कैरिकेचर चला रहा था। मुझे मिसेस गांधी ने बोला दिस इज नॉट गुड, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मैंने उनका मुंह देखा और मैंने सोचा ये इनकी ग्रेटनेस है, ये इनकी डिग्निटी है। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये 2024 चुनाव की बात है। अच्छा, अभी ऑफ कोर्स, and I just looked at her, I said और ये हैंडल, ये किस तरह का हैंडल था? मतलब कुछ कोई एक रैंडम हैंडल था, some random handle had put, she said you know this is not good, he is the prime minister of this country। उनके मन में आज भी लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक पद के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए इतना सम्मान है कि उनको वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनके लिए नरेंद्र मोदी और उनके लोग क्या कहते हैं ये वो सह सकती हैं, हम तो नहीं सहेंगे। और मुझे लगता है इसमें एक जेनरेशनल डिफरेंस भी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो शायद थोड़े वरिष्ठ उम्र में वरिष्ठ लोग हैं वो शायद इस तरह की का काउंटर ना कर सके, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे तरह की राजनीति देखी है। हमें वो काउंटर करना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरे तरह की राजनीति देख रहे हैं। इफ यू आर गोइंग टू ब्रिंग माई डेड फादर इनटू द डिबेट, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ आई फील अबाउट यू इन योर लैंग्वेज। राहुल गांधी के बारे में जितने झूठ बीजेपी ने प्रचारित किए,
मेरा मानना है कांग्रेस को उसको और अग्रेसिवली काउंटर करना चाहिए था। कांग्रेस ने काउंटर नहीं किया। अब कोई झूठ नहीं चलेगा। अब मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट के बाद हम दिल्ली इलेक्शन पे भी आए, लेकिन इस एक बिंदु के बाद मैं आगे बढ़ूंगी। यानी अब कांग्रेस जो है, जिस बीजेपी को आप जिस अंदाज के लिए, उनके जिस स्टाइल के लिए कह रहे हैं कि ये उनका नेगेटिव पॉइंट है, गलत है, तो कांग्रेस उसी नेगेटिव पॉइंट का 2.0 वर्जन बनेगी। मुझे नहीं पता कि आपने पूरी मेरी बात सुनी। मैंने आपसे क्या कहा? देयर आर टू स्ट्रैटेजीज ऑन विच वी वर्क। एक स्ट्रैटेजी है जहां पर हम अपनी बात कहते हैं, हम अपने विचारधारा की बात करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कहते। आप कांग्रेस का हैंडल उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स पर या मेरे ऑफिशियल हैंडल्स पर आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिसको आप कहें अरे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम हैंडल्स पर मिलती है। आपके ऊपर भी एलिगेशन लगता है कि कंगना रनौत को लेकर ट्वीट आया या मोदी जी को लेकर आया है और बहुत सारे क्या ट्वीट आया मेरा मोदी जी को लेकर? आज मोदी जी को लेकर इन द सेंस कि यू गिव मी वन ट्वीट जिसका मैंने गलत कहा है। नहीं, जैसे एक ट्वीट आप बताइए। मैं आप ऐसे एक बताइए। आरएसएस के लिए हाफ पैंट वाली बातें कही जाती है ना, क्योंकि हाफ पैंट वो पहनते हैं, नहीं पहनते क्या? लेकिन देखिए जिस अंदाज में बात बोली जाती है उसमें, और पर मीनाक्षी जी आपके अंदर थोड़ी सी हिपोक्रेसी है इस चीज को लेकर। मैं बताती हूँ क्यों। नहीं, आई टेल यू क्यों। नहीं तो आपने जब मेरे ऊपर आक्षेप लगाया, सोनिया जी के लिए इतनी बातें बोली, लेकिन सोनिया जी ने ही मंच से मौत का सौदागर भी तो कहा है। ठीक है, अब मुझे आप बोलने दीजिएगा। मंच से कहा है ना। चलिए मैं 3 चीजों का जवाब देती हूँ। कंगना रनौत का जो ट्वीट था, एक व्यक्ति मेरे ट्वीट्स को कॉपी करता था, मेरे मेटा पर, मेरे इंस्टा पे कॉपी करता था। होली का दिन था, मैं लखनऊ में थी, वो बंदा झांसी में रहता था। मेरा पैरोडी अकाउंट बीजेपी चला रही थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। बिल्कुल हूबहू मेरा अकाउंट था। उस ट्विटर अकाउंट पर ये आया, उसको लगा मैंने ट्वीट किया, उसने कॉपी करके मेरे इंस्टा पे कर दिया। जब मैं घर वापस आई होली खेलकर, मैंने ये देखा, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए थे, मैंने देखा ये क्या है, क्योंकि मेरे ट्विटर का एक्सेस किसी के पास नहीं है। मैंने लगा मेरे ट्विटर हैक हो गया, क्या हुआ? आई वेंट ऑन माई ट्विटर, देयर वाज नथिंग। देन आई वेंट ऑन माई इंस्टाग्राम, ये चीज थी। ऑब्वियसली मुझे ये ऑब्जेक्शनेबल लगा। सबसे पहले मैंने उसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैंने सबसे पहले मेटा को मेल लिखा और कहा कि 4-5 लोगों का एक्सेस है मेरे अकाउंट पर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में आपका एक्सेस, अभी दिल्ली इलेक्शन में मेरा एक्सेस कुछ लोगों के पास है, वहां से रैलीज वगैरह चलती है, 4-5 लोगों का एक्सेस है। पहले तो पता करिए किसने पोस्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो बेवकूफी के ये काम करेगा। मुझे उस पैरोडी अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उस बंदे को फोन किया और कहा ये कि तुमने किया? उसने कहा हाँ मैंने किया है। मैंने कहा क्यों किया? उसने कहा आपके ट्विटर अकाउंट पे था। मैंने कहा मेरे ट्विटर अकाउंट पे तो नहीं था। तब उसने रियलाइज किया कि वो पैरोडी पर था। पैरोडी लुक्स एग्जैक्टली दैट। मेरा सेकंड मेल ट्विटर को गया और उसके पहले मैंने 8 मिनट के अंदर एक वीडियो किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई वुड नेवर से दैट अबाउट अ वुमन। मेरे खिलाफ ईसी की कंप्लेन हुई। ईसी ने मेरे से पूछा, मैंने उनको सारी बातें बताई कि दिस वाज डन बाय समबडी एल्स हु आई हैव सैक्ड नाउ, मैंने नहीं किया है। दिल्ली पुलिस के पास भी बीजेपी कंप्लेन लेकर गई। दिल्ली पुलिस ने भी क्वेश्चन किया। उन्होंने तो देखा हमारी लोकेशंस क्या थी, मैं लखनऊ में थी, पोस्ट वहां से झांसी से हो रहा था, उन्होंने केस क्लोज कर दिया बिकॉज आई वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, समबडी एल्स हैड डन इट। आपने कहा सोनिया जी ने कहा था। सोनिया जी ने जो बात कही थी वो 2002 गुजरात के संबंध में कही थी, और असलियत यह है कि 2002 के गुजरात के लिए यह देश नरेंद्र मोदी को माफ नहीं कर सकता है। असलियत यह है दैट नरेंद्र मोदी मे हैव गॉट a respite from the courts but something happened in Gujarat, और क्योंकि आप पिक्चरें बनाकर उसको व्हाइट वॉश नहीं कर सकते। असलियत यह भी है कि मंच से सोनिया जी इस साल में 23 साल ब्याहता रही। पिछले 34 साल से वो वैधव्य झेल रही हैं। उनके पति को इस देश में चिथड़े उड़ा दिए गए। उस महिला को आप कांग्रेस की विधवा कहिएगा, आप हाइब्रिड गाय कहिएगा। नहीं, लेट मी फिनिश। को एंडोर्स नहीं करते। एक मिनट, लेट मी फिनिश। आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, इस तरह की आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को दीदी और दीदी कहते हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब मुझे लगता है कि ये दोहरा मापदंड है, ये हिपोक्रेसी है, और मैं इस हिपोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हूं। कांग्रेस अपनी विचारधारा पर टिकी है, कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस, अब अगर आप कांग्रेस को कुछ बोलिएगा तो आपके शब्दों में आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल निर्लज्ज होकर झूठ बोलते हैं। मैं आप एग्जांपल नहीं दे सकती, मैं एग्जांपल देती हूं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी मध्य प्रदेश में, उज्जैन में या नर्मदेश्वर में, कहीं पर राहुल जी आरती कर रहे थे। जब आप आरती ऐसे करते हैं तो आपको टीवी में वो उल्टी दिखेगी, क्योंकि लैटरल इन्वर्जन होता है, P9 दिखता है, राइट? दिस इज हाउ मिरर एक्ट्स। जो बीजेपी का फेक न्यूज फैक्ट्री का हेड है और जो उनकी महिला बाल विकास मंत्री थी तब, उन्होंने उस आरती को बोला आरती भी उल्टी करते हैं। पुरानी कांग्रेस होती तो कहती कि क्या बेवकूफी की बातें कह रहे हैं, वो कुछ नहीं कहते। हमने कुछ नहीं किया, हमने नरेंद्र मोदी की आरती की वीडियो निकाली और उसको पोस्ट कर दिया। मोदी जी भी आरती उल्टी करते और लिख दिया
क्लास 7th का फिजिक्स, मैंने बोला क्लास 7th का फिजिक्स क्लास ना बंक किया होता तो आपको लैटरल इन्वर्जन के बारे में पता होता। ये देखिए मोदी जी भी उल्टी आरती कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ये गलत है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। मुझे लगता है कि उनको उसी भाषा में समझ में आएगा, अगली बार वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि स्मृति जी जब बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला बाल विकास मंत्री होकर अपने आप को फेमिनिस्ट बताती थी, तो वहां से ये ट्वीट करना कि मणिपुर पर आप 78 दिन नहीं बोली थी, ब्रजभूषण पर आप 1 दिन नहीं बोली, कुलदीप सिंह सेंगर पर आप 1 बार नहीं बोली। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है कि मैं अपने अपोनेंट्स की असलियत को बताऊं। ये मेरा काम है कि जब, और वो हमारी पार्टी की नहीं थी, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये मेरा काम था कि जब नरेंद्र मोदी कोविड के दौरान हैकल कर रहे हैं विमेन चीफ मिनिस्टर को, दीदी ओ दीदी कर रहे हैं, वो गलत था, उस बात को मैं बोलूं। वन इंडिया हिंदी में रमेश भिदुड़ी ने अभी जब रिसेंटली प्रियंका जी को लेकर भी जो टिप्पणी की, दिल्ली की सड़क को लेकर जो टिप्पणी की, उस पर हमने कार्यक्रम किया और हमने बिल्कुल उसमें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हमने कहा है कि दिल्ली का एक नेता जिसको टिकट मिला है, क्या कोई और नेता नहीं मिला जो इस तरह की बातें कर रहा है। तो हम दिल्ली का अकेला नेता है। पॉइंट ये था कि हम इस तरह की बातों को एंडोर्स नहीं करते किसी भी महिला के लिए, और स्पेसिफिकली सार्वजनिक जीवन में जो लोग अपना एक हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, आप कम से कम वहां पर एक, तो जब आप एंडोर्स नहीं करती हैं तो आप सोनिया जी को सेलेक्टिवली मत कोट करिए, फिर नरेंद्र मोदी को भी कोट करिए, क्योंकि उनकी बात आ रही थी ना, इसलिए। मैम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अगर प्रधानमंत्री उनकी पत्नी को लेकर टिप्पणियां होंगी, उनकी मां को लेकर, कांग्रेस पार्टी से कोई टिप्पणी नहीं हुई है, कोई लीडर कर रहा होगा। अगर ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जा रहे हैं और उस पर जिस तरह की टिप्पणियां होंगी, या उनकी वाइफ को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां होंगी, तो मैं उस पर बात करूंगी। मैम, ये सवाल मीनाक्षी जी, आपने मुझसे एक सवाल ये क्यों नहीं पूछा? मैं आपसे एक बात पूछती हूं। नहीं मैम, मैं आप नहीं, एक मिनट, लेट मी आल्सो से समथिंग, इट्स अ फ्री व्हीलिंग डिस्कशन। आपको प्रधानमंत्री की मां और पत्नी पे जो कहा गया बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में, खुशी है कि आपने कहा, एब्सोल्युटली, मैं क्योंकि मैंने कभी ये बात नहीं कही, क्योंकि मैंने ये बातें कभी नहीं कही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करिए, आप उनकी विफलताओं पे करिए, और उनकी विफलताओं का पिटारा इतना बड़ा है कि उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं उस नेता की पार्टी में काम करती हूं कि जिस स्मृति ईरानी ने सदन में खड़े होकर इतने भद्दे, गंदे, वल्गर अंदाज में सोनिया जी से बात करी थी कि सब लोग सकते में आ गए थे, जब उनको ट्रोल किया जा रहा था 2024 की हार के बाद। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था एक महिला है, उनका इस तरह से ये ट्रोल करना गलत है, इनको बिल्कुल ट्रोल ना किया। आई बिलोंग टू दैट पार्टी। अब दिल्ली चुनाव पर बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टॉपिक इतना लंबा हो गया कि मुझे इस टॉपिक के लिए अब कम समय ना मिले, तो मैं दिल्ली चुनाव पर आना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मुफ्त के वादे जिस अंदाज में वो अनाउंस कर रहे हैं, तो वो हमारी ही स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं, और इन सब के बीच एक अग्रेसिव स्टैंड बीजेपी का दिखाई दे रहा है, एक अग्रेसिव स्टैंड यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का वो अग्रेसिव स्टैंड कहाँ है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राहुल जी की रैली हुई तो आपने उस टाइम कहा कि अस्वस्थ हैं और उस वजह से रैली कैंसिल हुई, लेकिन प्रियंका जी अभी तक नजर नहीं आई हैं। और जब 2 बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उस सूरत हाल में जब दिल्ली में आपका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और दिल्ली में अभी प्रदेश के लिहाज से भी कोई ऐसा नेता जिसको आप कहें कि पिछले 6 सालों में या 7-8 सालों में जो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो क्या राहुल जी और प्रियंका जी की एब्सेंस में आपको लगता है कि कांग्रेस उस तरह से आगे? लेट मी स्टार्ट विद जो आपने शुरू किया कि एक अग्रेसिव स्टैंड बीजेपी का देख रहा है, एक अग्रेसिव स्टैंड आपका देख रहा है। आपको अग्रेसिव वर्ड पसंद है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। मुझे लगता है बीजेपी, मैं अग्रेसिव हूं, एब्सोल्युटली अग्रेसिव हूं, आई डोंट टेक थिंग्स लाइक डाउन। अमित शाह अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही है, ये अग्रेसिव नहीं है, ये उनका दोहरा मापदंड है। इसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। इसलिए हिपोक्रेसी कहा जाता है, इन्हीं चीजों को आप रेवड़ी बुलाते थे। 500 के सिलेंडर की बात 2500 की बात कर रहे हैं, हम नोएडा में चर्चा कर रहे हैं ना, 5 किलोमीटर दूर नहीं है दिल्ली। नोएडा में दे दीजिए 500 का सिलेंडर, नोएडा में दे दीजिए गरीब महिलाओं को 2500 रुपए, नोएडा में कर दीजिए वो सारे वादे पूरे जो आप दिल्ली में प्रॉमिस कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, होली दिवाली पर गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उत्तर प्रदेश से मैं आती हूं, आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, होली दिवाली आकर बीत चुकी 4-4 होली दिवालियां, अब यहां पर अनाउंस किया है। अरे उत्तर प्रदेश, आसपास सारी बीजेपी की सरकारें हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां दे दीजिए, गुड़गांव से देना शुरू करिए, नोएडा से देना शुरू करिए, गाजियाबाद से देना शुरू करिए। यह अग्रेसिव स्टांस नहीं है। बीजेपी 27 साल से सत्ता में बाहर है, और आज भी जो बात आप कह रही हैं, हमसे पूछ रही हैं, वो सवाल बीजेपी के लिए भी बनता है, और उसका मैं जवाब दूंगी अपने का। बीजेपी 27 साल सत्ता से बाहर है। बीजेपी का सबसे बड़ा पोस्टर जो लगा है, उसकी एक लाइन है, किया देश का विकास, अब दिल्ली की बारी है। अब 11 साल से सत्ता में है केंद्र में, अब दिल्ली की बारी आई है। दिल्ली तो राष्ट्र की राजधानी है, पहले कुछ क्यों नहीं कर दिया? और दूसरी चीज, उस पोस्टर पे नरेंद्र मोदी अकेले दिखते हैं, इनके चेहरे कहां हैं?
मुझे तो अभी 2-3 दिन पहले पता चला दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, नहीं तो ये भी नहीं पता था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन है, क्योंकि किसी के चेहरे और नजर ही नहीं आते हैं, सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं। जहां मुख्यमंत्री है वहां छोटा सा ग्रैब उनका लग जाता है, यहां तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, कोई चेहरा भी नहीं है। लोग पूछते हैं कि इस बारात का दूल्हा कौन है। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, और आम आदमी पार्टी के जो अग्रेसिव स्टांस की आप बात कर रही हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में 11 साल से काबिज है। मुझे लगता है क्योंकि वो सत्ता में काबिज है, सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे, आपने क्या वादा किया था, आपने क्या पूरा किया। आम आदमी का क्या अग्रेसिव स्टांस है, रोज सुबह उठो, नहाओ धो और 12 बजे का अनाउंसमेंट कर दो। तो ये सारी चीजें आपने पूरी क्यों नहीं कर दी 11 साल में? 11 साल में आप झुंझुना बजाते रहे, 11 साल में आप ये रोना रोते रहे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपके पहले चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, उनके पहले बीजेपी के भी थे मदन लाल खुराना, सब काम करते थे एलजी के साथ मिलकर। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है क्या? अब उस पर मैं आ रही हूं। सरेंडर वर्ड बीजेपी का वर्ड है, उसको मत यूज करिए। मुझे लगता है कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि दिल्ली हमारी बहुत फर्टाइल जमीन रही है और इसीलिए हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल हमने यहां पर सत्ता चलाई है। अगर आप कहीं जाइए, छोटे से बच्चे से पूछिए, वो शीला जी को याद करता है, उनकी बात करते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस इज फाइटिंग अ गुड इलेक्शन। कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, चाहे हमारी वो प्यारी दीदी योजना हो या युवा उड़ान योजना हो, चाहे वो 25 लाख की हेल्थ गारंटी हो। ऐसी योजनाओं को हमने अपने राज्यों में, चाहे कर्नाटका हो या तेलंगाना या राजस्थान, क्रियान्वित किया है। हम 15 लाख हर अकाउंट में और 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात नहीं करते, क्योंकि उस तरह की जुमलेबाजी कोई और करता है। मेरा अपना मानना है कांग्रेस पार्टी में जो कैंपेन लीड करने का काम है वो राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है कांग्रेस के। वो सीलमपुर गए, उन्होंने वहां पर एक बड़ी रैली करी, उन्होंने जहां पे वक्तव्य दिया उसकी खबरें बनी। केजरीवाल जी इतने आहत हो गए कि उन्होंने कहा कि मुझे गाली देकर चले गए। पूरे भाषण में केजरीवाल जी उन्होंने कहा। केजरीवाल जी की भी वही आदत है, जैसे खर्रा पढ़ते थे नरेंद्र मोदी कर्नाटका में, मुझे ये गालियां दी गई। आजकल वही काम केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। केजरीवाल जी रोना रो रहे हैं, मेरी सुरक्षा हट गई। 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपनी दिल्ली में। पंजाब की भी सुरक्षा लगी है, दिल्ली की भी लगी है। बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। और ये हमसे बेहतर कौन जानेगा, हमारी एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत हुई है। लेकिन वो मुद्दा है क्या ये मुद्दा है कि आप उनको खतरनाक कहिए फिर आपको वो झाड़ू कहे? ये मुद्दे हैं चुनाव के। क्या मुद्दा है दिल्ली का? बजबजाती हुई नालियां मुद्दा है, टूटी हुई सड़कें मुद्दा है, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लौट रहे हैं वो मुद्दा है। मुद्दा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ना बीजेपी कर रही है ना वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कल मैंने सुना बयान, बीजेपी एक खतरनाक पार्टी है। वो कह रहे हैं इनका कमल कीचड़ में डाल दो। कमल तो राष्ट्रीय फूल भी है, क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों हम उनको खतरनाक कह रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव जो है ये मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण वो 3 रैली नहीं कर पाए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि 27 के बाद, 27 को हमारा मऊ में एक बड़ा संविधान रैली है, होपफुली वो उसमें जा सकेंगे अगर स्वस्थ हो गए। उसके बाद आके वो दिल्ली में जुटेंगे। इस बात का दुख है कि राहुल जी बीमार हैं और वो जो 3 रैलियां कैंसिल हुई उसकी हम भरपाई कर पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है 28 तारीख से हमारी पूरी प्लानिंग है। बड़ी रैलियां आगे प्रस्तावित हैं, काफी है। राहुल जी की है, प्रियंका जी की है, खड़गे जी की एक रैली है अभी 29 को 2 बड़ी रैली है उनकी दिल्ली में। प्रियंका जी की रैली है 28 को। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि कांग्रेस को कैसे सरेंडर कर सकती है। मैं एक और पिक्चर आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जिस समय राहुल जी की पहली रैली सीलमपुर में हुई और उसके बाद वहां पर जो एक चीज है मीनाक्षी जी, आपसे एक छोटी सी बात आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहती हूँ। जब राहुल जी ओखला गए और वो एक मंडी में जाके आम महिलाओं से मिले, उनसे महंगाई पे चर्चा करी, जब वो करोल बाग की मैकेनिक की दुकान गए, या जब वो एक कारपेंटर के यहां कीर्ति नगर पहुंचे, वो किससे बात कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली की जनता नहीं है? वो मुखर्जी नगर जा रहे हैं, या वो मयूर विहार का जहां पे पानी था, या वो सीलमपुर गए, या वो उनके चुनाव प्रचार में नरौला गए। ये आप लोगों से ही तो संवाद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो छोटे छोटे सेक्स के पास पर्सनली जाकर मिल रहे हैं। आई एग्री ऑन दैट पॉइंट। लेकिन उस समय एक बातचीत ये भी चल रही थी कि जिस अंदाज में राहुल गांधी की रैली सीलमपुर में हुई और वहां से जो एक उत्साह दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी के भीतर, मीडिया के भीतर भी ये चर्चा छिड़ी कि क्या सिर्फ हेडलाइंस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस जमीन पर क्या एक साइलेंट वेव की तरह आकर खेल बदल सकती है? ये एक चर्चा उस दिन छिड़ी। लेकिन फिर राहुल जी की रैली कैंसिल हुई और अब जो चर्चा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मतलब आई एम श्योर इस पर आपका अलग टेक होगा, लेकिन जो चर्चा है मैं उसके आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। खबरें ये चल रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, इंडिया अलायंस को बचाना भी उसके पीछे एक मकसद हो सकता है,
या अगर त्रिशंकु विधानसभा जैसी सूरत हाल पैदा होता है तो उस केस में 2013 वाला समर्थन क्या आम आदमी पार्टी के पास जा सकता है? ये चर्चाएं हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मुझे लगता है कि ये चर्चाएं बेसर पैर हैं। हम तीनों पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्दों पर अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और हम साथ थे। इंडिया गठबंधन का वो भी हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हम भी हिस्सा है। और मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है कि सबने साथ मिलकर 400 पार का नारा लगाने वाले को 240 पर समेट दिया। इस देश की जनता ने उनकी नकेल कसी और इसमें सबका सहयोग रहा। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया, जब 11 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड की बात आई, तो जिसके पास सत्ता है उससे सवाल होंगे। और हम एनजीओ नहीं है, हम इंडिया गठबंधन की धुरी हैं। हम इंडिया गठबंधन में एक बड़ा रोल निभाते हैं, हम सबको साथ लाए, हमने वो सब किया। लेकिन वी आर नॉट एन एनजीओ, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। और हमें ऐसा लगता है कि जहां पर हमारी फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमें लगता है कि यहां पर रिवाइवल आसानी से हो सकता है, यहां पर हम अपनी जमीन वापस ले सकते हैं, यहां पर दिल्ली की जनता में एक नाराजगी है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। ऐसे दिल्ली की जनता तो यह भी कह सकती थी, साहिब सिंह वर्मा का नाम ले सकती थी, मदन लाल खुराना का ले सकती थी, उनका नहीं ले रही है। दिल्ली की जनता शीला दीक्षित और कांग्रेस की बात क्यों कर रही है? क्योंकि दिल्ली की जनता के अंदर यह विश्वास है कि ये लोग काम कर सकते हैं। तो हमें अगर लगेगा कि हमारी फर्टाइल जमीन को हम वापस ले सकते हैं, तो हम बिल्कुल उसके लिए काम करेंगे। वी आर नॉट अ पॉलिटिकल एनजीओ, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। एनालिसिस क्या आप लोगों का? कितनी सीटें आप लोग निकाल रहे हैं? मैं ना सेफोलॉजिस्ट हूं ना एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे नहीं लगता हम कितनी सीटें निकालेंगे। लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि हम मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजबूती से लड़ रहे हैं और दिल्ली के चुनाव परिणाम लोगों को चौंकाएंगे। और इसीलिए आपको ओपिनियन पोल्स नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो 10-15 ओपिनियन पोल आ गए होते। इसीलिए आपको आकलन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता साइलेंट है। दिल्ली की जनता कभी कभी जो कैमरे पर बोलती है वो ध्यान से सुनिए, वो कह रही है। मैंने तो जितने भी, जिसको आप लोग हमारी लैंग्वेज में जो मीडिया में होती है वॉक्स पॉप्स, जो आम जनता कैमरे पर कह रही है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है 10 साल में सड़कें टूट गई, 10 साल में कूड़ा भरा हुआ है, 10 साल में नालियां बजबजा रही हैं, 10 साल में स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया। और ये आंकड़े भी बता रहे हैं, 8,000 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में पद खाली हैं। 16 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जहां पर आईसीयू ऑपरेशनली नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एमआरआई सीटी की मशीनें नहीं चल रही हैं। तो आप देखिए, एक हवाई आप एक प्रचार प्रसार के लिए चकाचौंध बनाते रहिए। इंडिया शाइनिंग एक कैंपेन था, वैसे दिल्ली शाइनिंग आपने कैंपेन बना लिया, लेकिन क्या वाकई दिल्ली में चकाचौंध है? और ये देश की जनता और दिल्ली की जनता बता रही है नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी ये कि हमारा कोई पोस्ट, हमारा कोई डिस्कशन चल रहा है, जिस तरह के हम एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे, डिस्कशन चल रहा होता तो नहीं लगा पाते। मैं तो बहुत मुखर होकर बोल रही हूँ, राहुल जी बोले, और राहुल जी ने तो ये भी कहा कि आपने वादा खिलाफी करी है, आपने पेरिस बनाने को कहा था, ये बना दिया आपने दिल्ली को। तो मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति देखकर आपको राजनीति में साइड चुननी पड़ती है, और हमने बिल्कुल सही काम किया दिल्ली में अकेले चुनाव लड़कर, क्योंकि ये हमारी जमीन है और हम इसको वापस ले सकते हैं। वैसे तो अब सत्ता में तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपना ज्यादा बड़ा चैलेंज किसको मान रही है अभी दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में सत्ता में कौन है अभी? दिल्ली में सत्ता में अरविंद केजरीवाल हैं। तो हम, मुझे लगता है हमारी लड़ाई उन्हीं से है। शेयर था, वो वोट शेयर आपको ट्रांसफर हुआ बीते कुछ साल? बिल्कुल हुआ। अब उस वोट शेयर को वो हमारी जमीन पर तो खड़े हुए ना, ट्रांसफर क्या हुआ? हमारी पूरी जमीन पर वो खड़े हुए। आपके बहुत सारे नेता ऐसे हैं और जो मुझे केजरीवाल जी के साथ जाने को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिल्ली के नेताओं को, हमारी दिल्ली की लीडरशिप को हमेशा लगता था कि ये हमारी जमीन है और हम आपके साथ जाकर अपनी जमीन को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर, या दिल्ली की चुनावी रणनीति जब हमने बनाई तो हमने असेस किया दिल्ली के लोगों के मन में क्या है। मुझे लगता है हमने सही निर्णय लिया। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आपकी लड़ाई आप आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? हमारी लड़ाई दोनों से है, लेकिन असलियत यह भी है कि 11 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी है, तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल इसलिए बीजेपी से भी पूछे जाएंगे क्योंकि आधी सत्ता तो आप भी चला रहे हैं। पुलिस आपके पास है, प्रशासन उनके पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहां पर मिलकर बहुत कुछ करती है, डीडी आपके पास है, बाकी उनके पास है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर अगर दोनों चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। एक और चीज मैं कहूंगी 10 सेकेंड में, एक बड़ी रोचक चीज मैं देख रही हूं इस इलेक्शन में। जब दिल्ली की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से उलझने लगेंगे, क्योंकि वो मुद्दा ही बहक जाए। फिर वो मुद्दा सिक्योरिटी पे चला जाएगा, फिर वो मुद्दा गालियों पर चला जाएगा, फिर वो मुद्दा अजीब सी कैंपेन पे चला जाएगा। मुझे लगता है कि इससे किसका भला हो रहा है?
नहीं, ये बात हम भी कई बार अपने कार्यक्रम में उठाते हैं कि जो पॉलिटिक्स में ये बिटरनेस आ गई और जो कड़वाहट आ गई, नेवर सीन बिफोर है, और ये अगर यहाँ से आगे ही जा रही है, बिटरनेस से ज्यादा एनिमोसिटी है। आप सामने वाला आपका दुश्मन नहीं है, सामने वाला आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है। मैं और आप दूसरी विचार, और मैं अभी भी मानती हूं, मैं जब बीजेपी के साथ डिबेट कर, मेरी कोई नरेंद्र मोदी से खेत बैठ का झगड़ा थोड़ी है कि हम एक खेत के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमारी एक विचारधारा की लड़ाई है। आप उस विचारधारा को प्रोपोगेट करते हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानती है, जो उसको खत्म करना चाहती है, हम उस दूसरी विचारधारा। बट आई थिंक वो लाइंस बिल्कुल ब्लर हो गई हैं अब। इसीलिए मैं कह रही थी आपसे जब हम मीडिया की बात कर रहे थे कि अगर आप कैंपेन भी देखिए बीजेपी और आपका, जिस तरह की कैंपेन वो लोग कर रहे हैं, आई थिंक इट इज, ये तो सरोगेट भी नहीं करते हैं, जो आप शैडो हैंडल्स भी कुछ पार्टीज चलाती हैं वो भी नहीं करती जो ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है। मुझे लगता है दैट इज इट्स अनकॉल्ड फॉर। दिल्ली के चुनाव में वो कहते हैं ना, दुश्मनी इतनी करो कि अगर कभी दोस्ती हो तो आप आंख मिला सकें। बिल्कुल। दिल्ली के चुनाव में जब एक एम फैक्टर की हम बात करते हैं, एम फैक्टर वो नहीं जो मतलब अमूमन जो लोगों के जहन में होता है, लेकिन यहाँ पर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, और दूसरा फ्रीबीज, मुफ्त की योजनाएं। तो ये दो जो अहम फैक्टर्स हैं, क्या वो इस बार दिल्ली के चुनाव की दशा दिशा तय करेंगे, रिजल्ट्स को तय करेंगे? मीनाक्षी जी, मैं अपने प्रीवियस अवतार में एक बिजनेस जर्नलिस्ट थी, और बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते लोग समझेंगे कि मैं बिल्कुल फ्रीबीज के खिलाफ, मैं तब भी इस पर ऑब्जेक्ट करती थी, आज भी करती हूं। कौन डिसाइड करता है क्या फ्रीबी है? अगर गरीब के लिए, अगर कमजोर के लिए, अगर किसी महिला के लिए कुछ किया जाए तो वो फ्रीबीज है। लेकिन अगर 16 लाख 17 लाख करोड़ आप पूंजीपतियों के माफ करिए तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। 16 लाख करोड़ माफ करना और 2-2.5 हजार रुपए देने में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझ रखते हैं, और इसका हमने बहुत बड़ा जिसका परिणाम होता है वो कर्नाटक में देखा। एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप उसको खर्च करिएगा तो जिन चीजों को आप खरीद रही हैं वो कंपनियां वो चीजें और बनाएंगी, चाहे जूते हो, चप्पल हो, कपड़े हो, खाने की चीजें हो। कंपनियां और बनाएंगी तो और बनाने के लिए वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको ज्यादा लोग चाहिए होंगे तो ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो ये एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी है जो टूट गई है। आज लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं है, और इसके दो बड़े उदाहरण हैं। एक बड़ा उदाहरण है कि आज लोग आपसे कह रहे हैं, कंपनीज अपने रिजल्ट्स में कह रही हैं छोटे सैशे ज्यादा बिकने लगे हैं, कन्वीनियंस से नहीं, क्योंकि लोगों के पावर परचेजिंग पावर नहीं है। तो जब जो पार्ले जी का बड़ा वाला पैकेट था वो अब 2 रुपए में आने लगा है, जो भुजिया का पैकेट बड़ा आता था वो अब 5 रुपए का पैकेट आने लगा है। ज्यादा छोटे सैशे बिकने, लोगों के पास पैसा नहीं है। और जीडीपी डेटा उठा के देख लीजिए, उपभोग जो ऑलमोस्ट 2/3 इकोनॉमी का हिस्सा है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ये वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी तब बनेगी जब आप लोगों के हाथ में पैसा डालिएगा। और हमें इसमें कोई संशय नहीं है कि जब हमने कर्नाटका में ये किया तो हमने लाइव एग्जांपल्स देखे। महिलाओं ने पैसा जमा करके, किसी ने पोल्ट्री फार्म खोला, किसी ने रेफ्रिजरेटर खरीदा, किसी ने बोरवेल कराया, किसी ने बहुत सारी चीजें, किसी ने राइस मिल लगवाई। ये हमने देखा। महिलाओं की समृद्धि और उनका सशक्तिकरण कहीं पर मिला हुआ है, वो अलग नहीं है। पुरुषों के लिए वो अलग चीज है, महिलाओं के लिए वो एक है, क्योंकि वो जो पैसा उसके पास आता है वो उसका पैसा है। और अमूमन ये देखा गया कि परिवार में महिलाएं अपने पैसे से चाट पकौड़ी या अन्य चीजें नहीं करती हैं, वो उस पैसे को बचाती हैं और परिवार में लगाती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो फ्री बीज कहा जाता है ये एक तो टोटली गलत नॉमेनक्लेचर है, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है ये लोगों का पैसा है, ना बीजेपी अपने घर से ला रही है, ना कांग्रेस लाएगी, ना आम आदमी पार्टी ला रही है। ये लोगों का पैसा है, लोगों तक जाना चाहिए। आप अगर बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ कर सकते हैं, आप एनसीएलटी में देखिए लगातार जो केसेस आते हैं 70%, 80%, 90% हेयर कट लेकर बैंक्स उसको माफ कर देते हैं लोन को। तो ऐसा हम अगर डायरेक्ट पैसा देंगे इसका परिणाम दिखेगा। एक और सवाल है, और ये सवाल मेरा कांग्रेस नेता से नहीं, बिजनेस जर्नलिस्ट रही सुप्रिया श्रीनेत से है, और जो इकोनॉमिक्स की समझ रखती हैं उनसे है। देखिए, अब तो सभी लोग ये अनाउंसमेंट्स अपने मैनिफेस्टो में दे ही रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पूरी एक झड़ी लगा दी है वादों की, और कहते हैं ना पूरा एक खजाना खोल दिया है इकोनॉमी के लिहाज से, और कैसे राजस्व से ये पैसा आएगा लोगों को देने के लिए, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। और ये मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं चाह रही हूँ आपकी टिप्पणी। वो तो कहते हैं कि भाई मैं रेवेन्यू का ऑफिसर हूं तो मैं जानता हूं ऐसा कैसे होगा, हमने तो आपको रेवेन्यू सरप्लस बजट दिया था, आपने उसका क्या हाल कर दिया वो तो दिख ही रहा है सबको। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुझे उन पर, उनके अनाउंसमेंट पर मैं टिप्पणी करूं उससे ज्यादा मैं उनके टाइमिंग पर मुझे इशू है। आप जब सत्ता में 11 साल रहते हैं ना, तो आपको जब लोगों के पास जाते हैं तो आपको ये बताना होता है मैंने तुम्हारे लिए ये काम किए, उसका ये परिणाम है।
मैंने इतना तुम्हें दिया, उसके इतने सृजन हुआ नौकरियों का, इतनी इंडस्ट्री लगी। वो बजाय रिपोर्ट कार्ड दिखाने के वो तो इनकम्बेंट की जगह अपोनेंट बने हुए हैं। रोज 12 बजे अरविंद केजरीवाल जी प्रेस करके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। मतलब ये समझ के बाहर है मेरी बात। आप कैसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं? आप तो सत्ता में हैं, आप तो 11 साल से सत्ता में बैठे थे। ये जो सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट है ये आपने पहले क्यों नहीं कर दिए? ये सच है कि दिल्ली में अगर सवाल पूछने पे आएंगे तो बहुत सारे सवाल होंगे। दिल्ली को एक बताया गया कि एजुकेशन का क्या बढ़िया मॉडल बन गया और ये स्कूल्स बन गए। समर्थकों ने इसको बहुत किया, मीडिया ने भी इसको बहुत लैपअप किया, एक नए तरह से प्रोपेगेंडा रचा गया। और इसलिए मैं कहती हूं बीजेपी और आपसे ये सीखने लायक चीजें हैं। असलियत क्या है? पिछले साल दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया में क्लास 9th में सबसे ज्यादा फेल होने वाले बच्चे दिल्ली में थे। 1 लाख बच्चे फेल हुए। उसकी कोई बात नहीं करते, उसकी कोई चर्चा नहीं है। आपका मॉडल यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लौट रहे हैं, और हेल्थ की मैंने इसके पहले बात करी थी। तो मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के अनाउंसमेंट्स पर मैं उनकी फिस्कल पॉलिसी पर कमेंट करने से ज्यादा मुझे उनकी टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा लगता है। मुझे लगता है आप तो सत्ता में थे, आप ये सब बातें क्यों? हमारी कर्नाटका की सरकार जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम 2500 को 3000 कर देंगे। हम तो ये कहेंगे ना कि भाई 2500 रुपए हमने आपको दिए, उस 2500 से आपको क्या क्या फायदा हुआ, कि हम केस स्टडीज बताएंगे। वो चर्चा नहीं हो रही है। और यही काम हमने 2024 में बीजेपी को करते हुए देखा था। हम ये कर देंगे। आपने क्या किया उसका ब्यौरा दीजिए ना, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। लेकिन ये तो आपने पॉलिटिकल जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल वही था कि जो राजस्व है देश का, देखिए कांग्रेस का स्पेसिफिक भी नहीं कह रही हूं। एब्सोल्युटली। देखिए कांग्रेस का एक हमारे यहाँ एक पॉलिसी है कि हम जो भी अनाउंस करते हैं, वो जो हमारी इकोनॉमिक कमेटी है जिसमें चिदम्बरम जी जैसे लोग हैं जो बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं कभी कभी, उनके अप्रूवल के बिना हम उसको अनाउंस नहीं कर सकते। तो हमने बैक ऑफ द बुक कैलकुलेशंस किए हैं। हमें पता है कि हम कितनी स्कीम कैसे दे सकते हैं, और इसीलिए हमने लिमिटेड स्कीम्स की बात करी है जो हर वर्ग को छुएगी। हम 2500 की प्यारी दीदी योजना की बात कर रहे हैं, या एक अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं जिसमें 8500 मिलेंगे, या 25 लाख का एक हम हेल्थ गारंटी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये युवाओं को, महिलाओं को और आम लोगों को ये सब चीजें टच करती हैं। अब आप 50 योजनाएं लगा दीजिए, लेकिन उस 50 योजनाओं की फिस्कल पॉसिबिलिटी ना रहे। कुछ ऐसा करते हुए मुझे केजरीवाल जी दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं रेवेन्यू का ऑफिसर हूं। आप तो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, आप तो वर्चुअल हेड हैं उसके। पंजाब में आपकी सरकार है, आपने कहा था आप 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, आपने नहीं दिए। क्यों नहीं दिया आपने? मतलब महिलाएं यहां तक प्रदर्शन करने आ गई थी। तो उनका वादों की फिजिबिलिटी से ज्यादा उनके वादों की क्रेडिबिलिटी में वो है। मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में जो भी अनाउंसमेंट्स कर रहा है, बीजेपी भी करेगी, आम आदमी पार्टी भी करेंगे, हम भी करेंगे। वी कम विद अ क्रेडिबिलिटी, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट भी खुद नहीं किया। हमने डीके शिव कुमार से अनाउंसमेंट कराया, जो कर्नाटक में कांग्रेस के हेड हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। हमने जो युवाओं के लिए तेलंगाना में कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी से अनाउंसमेंट कराया। हमने 25 लाख हेल्थ योजना का अनाउंसमेंट अशोक गहलोत जी से कराया, बिकॉज इन लोगों ने वो चीजें की हैं। क्रेडिबिलिटी का इशू है बीजेपी और आपकी जो अनाउंसमेंट्स है उसके साथ। अब मैं थोड़ा सा कांग्रेस और नेशनल पॉलिटिक्स पर भी आना चाहूंगी। 2024 के जब नतीजे आए और जिस अंदाज में बीजेपी का जो प्रोजेक्टेड नंबर था उससे वो जितना पीछे रह गए, बहुमत की फिगर को भी नहीं छू पाए। इसे विपक्ष की एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा गया कि आप इलेक्शन जिस अंदाज में आपने लड़ा और लोगों ने जिस तरह से भरोसा किया वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ, और विपक्ष की ताकत का संसद में बढ़ना ये लोकतंत्र के लिहाज से तो बहुत अच्छा ही है। लेकिन वहां से जो एक मोमेंटम मिला था, उस मोमेंटम की आज की क्या कंडीशन है, ये मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। मैं इसमें नहीं मेंशन कर रही कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, लेकिन ये सवाल विपक्ष के ऊपर आता है। और इंडिया अलायंस जिस तरह से साथ आया था, और इंडिया अलायंस के साथ आने से जो 2024 के नतीजों में फर्क दिखा, उसको क्या आप आगे नहीं ले जाएंगे? मुझे लगता है मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि असलियत ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ आने से जो 400 पार के नारे की बात हो रही थी वो 240 पर थम गया। असलियत यह है कि आज नरेंद्र मोदी घटक दल की गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वो जेडीयू और टीडीपी पे डिपेंडेंट हैं। उनको वो भले कुछ चीजों को पब्लिकली अपोज करें, उनके घटक दल वो चीजें कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी असहाय हैं, और ये असहाय होना उनका इंडिया गठबंधन के नाते हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री थी। बीजेपी को 240 पर समेट देना ये बड़ी विक्ट्री थी, और इसमें मैं सबको श्रेय देती हूं। मुझे लगता है जिस तरह से हम यूपी में जीते, जिस तरह से महाराष्ट्र, जिस तरह से हम हरियाणा में जीते, वो 1-on-1 कॉन्टेस्ट था। जिस तरह से हम महाराष्ट्र में जीते, जहां पर उद्धव जी और शरद पवार जी साथ थे, उसके बाद जो स्टेट इलेक्शंस हुए, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, बिल्कुल हमें हार हाथ लगी। और इसलिए मैं ये कहकर अपनी बात नहीं खत्म कर दूंगी कि हम डिसअपॉइंटेड थे।
बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसको हारना अच्छा लगता है, लेकिन उस हार में जिन चीजों को हमने देखा, और ये हमारे घटक दल भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, हमने जिस तरह से वोट्स को बढ़ते हुए देखा, जिस तरह से वोटर लिस्ट को चेंज होते हुए देखा, मुझे लगता है कि इलेक्शंस की फेयरनेस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूं जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। 50 लाख वोट 2019 और 2024 इलेक्शन के बीच में महाराष्ट्र में ऐड हुए। 5 साल में ऐड हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 50 लाख वोट ऐड हुए, 5 साल लगे, लेकिन 2019 से 2024 50 लाख वोट ऐड हुए। 2024 लोकसभा महाराष्ट्र में और 2024 विधानसभा महाराष्ट्र में उससे ज्यादा वोट ऐड हो गए, 50 लाख से ज्यादा वोट ऐड हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये कौन लोग हैं? और जब हम लिस्ट मांग रहे हैं, हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन डिनाई एनी पॉलिटिकल पार्टी कि हम आपको लिस्ट नहीं देंगे? हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन, जब लोग कोर्ट गए, और पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, मैं आम जनता की बात कर रही हूं, जब वो कोर्ट गए और वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स चाह रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स बदल दिए और कानून मंत्रालय ने यह होने दिया कि हम डेटा सबके साथ साझा नहीं करेंगे। उन्होंने जो उम्मीदवार को शेयर करेंगे, नॉट इवन उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इलेक्शन संचालन नियम आप कैसे बदल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सिर्फ हारने पर, बिल्कुल हारने पर हताशा होती है, लेकिन हार जब सवाल पैदा करती है तो कुछ संदेह भी लाती है अपने साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बार दिल्ली चुनाव निपटने के बाद हमें सबको साथ में बैठकर आगे का रास्ता क्या होगा और किस तरह से हम इस चीज को ले जाएंगे वो तय करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जिसके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो पलट के ये नहीं कह सकता कि मैं आपको डेटा नहीं दूंगा। अगर मैं अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग आपसे मांगूं और आप मुझसे कह दीजिए कि मैं अपने शो की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, then I'm helpless, then I have nowhere to go, and that's what the election commission is doing. तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मोमेंटम की जहां तक बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो इश्यूज बंद हो गए, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी 4 बार मणिपुर चले गए, अभी तक एक बार भी नहीं गए, 2 साल होने को आ गए। इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव होते हैं और जिस स्टेट में जो मजबूत होता है वो अपनी तरह से चुनाव लड़ता है, तो मोमेंटम खत्म हो गया इज नॉट समथिंग आई विल से। आई थिंक प्रायोरिटीज बिल्कुल बदली पिछले 6-7 महीने में। बात करेंगे आफ्टर दिल्ली इलेक्शन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, जो ऑपोजिशन के बाकी लीडर्स हैं, क्या दिक्कत है उनको कांग्रेस पार्टी से? मुझे नहीं लगता दिक्कत है। मुझे लगता है अखिलेश जी से सवाल पूछा गया था कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का ये मतलब थोड़ी है कि हमारी कांग्रेस से दूरी है, हमारा गठबंधन कांग्रेस से बाकी जगहों पर है। देखिए, एक बात का थोड़ी तीखी बात है लेकिन कहनी जरूरी है। जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों में से हूं जिनको इस बात का एहसास ही नहीं है। आई अप्रिशिएट कि भाई रीजनल पार्टीज बनी, कहीं पर हमारी कमी रही होगी, वहां पे रीजनल पार्टीज बनी। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकल असलियत, ये असलियत है। आप इस सच को नहीं नकार सकते कि तमाम ऐसे राज्य हैं, 8 से 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर रीजनल पार्टीज के हेड्स हैं। आप उस सत्य को नहीं नकार सकते। लेकिन ये जो रीजनल पार्टीज बनी, ये किसके बल पर बनी? ये किसकी जमीन पर बनी? ये कांग्रेस की जमीन पर बनी। वहां पर बीजेपी का तो वजूद ही नहीं था। तो जब कांग्रेस के बल पर बनी तो वो कांग्रेस बिल्कुल उठ के खड़ी होकर मजबूत हो जाएगी। उनको क्यों पसंद आएगा? तो मेरा अपना मानना है कि हमारा आपसी सम्मान है, जहां पर जो ज्यादा मजबूत है उसको हम ज्यादा आगे करके, यूपी में हम सपा को आगे करके लड़ते हैं, लेकिन जहां पर हमें लगता है कि हम इस जमीन को वापस ले सकते हैं, हम वहां पर बिल्कुल लेंगे। अब उसमें अगर हमारे घटक दलों को कुछ ऑब्जेक्शन हो तो उनका ऑब्जेक्शन सर आंखों पर, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम झोला लेकर एनजीओ तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है कि लीडरशिप को लेकर मामला है कि उनको राहुल जी की लीडरशिप मंजूर नहीं है और वो अपने वहां पर होने का या लीड करने का कोई सपना देख रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का क्या एनालिसिस इस पर? मुझे नहीं लगता वो एनालिसिस बिल्कुल भी सही है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, कन्याकुमारी से कश्मीर और असम से लेकर पोरबंदर तक अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कौन लीड कर सकता है इंडिया गठबंधन को? आप एक स्टेट वंडर हैं, कोई 1.5 स्टेट वंडर है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है उसके बाहर? जो लोग कहते हैं, और मैं बहुत सम्मान करती हूं ममता दीदी का, क्या गजब उन्होंने लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने गई थी त्रिपुरा, वो भी असम गई थी, वो भी मेघालय गई थी, वो भी गोवा गई थी, नहीं वजूद बना पाई ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं है, सबकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, आपकी भी होगी।
पर महत्वाकांक्षा में पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म जोड़ना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप पे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? मैं तो ये पूछती हूं, राहुल गांधी के बराबर बीजेपी से कौन लड़ सकता है? जिस तरह से, जिस ईमानदारी से, जिस शिद्दत से और जिस जज्बे से वो लड़ते हैं, कोई और मुझे बता दीजिए लड़ता हो। उनको डिस्क्वालीफाई किया, उनका घर छीन लिया, उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं दिन भर, उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं। वो अगर अपनी नानी के यहां जाते थे तो गंदी गंदी बातें करते थे, ये लोग षड्यंत्र रचते थे, साजिशें बताते थे। तो उनसे ज्यादा लड़ता कौन है? और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनके साथ सवाल पूछने का काम राहुल गांधी से बेटर कौन करता है? तो लीडरशिप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मैं एक पॉइंट लेकर, अभी कुछ दिन पहले हमने सुब्रमण्यम स्वामी का भी इंटरव्यू किया था, अच्छा हुआ ये पॉइंट मुझे इनफैक्ट याद आ गया। तो गांधी फैमिली को लेकर जिस तरह की बिटरनेस उनके अंदर दिखाई देती है, या वो जिस तरह से लीगल एक नेशनल हेरल्ड का मामला चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, जब आप उनकी बातें सुनते हैं या जब आप ये देखते हैं कि वो कैसी बोल रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है एट फर्स्ट प्लेस? मीनाक्षी, can I say something? I'll be very honest. For me, he is persona non grata. और इसलिए मैं उनके किसी चीज का जवाब नहीं देती हूँ। मैं इसलिए देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जवाब, let me finish, you asked me a question. कानूनी रूप से अगर वो गांधी फैमिली को कोर्ट में ले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इनको जेल भेजकर ही दम लूंगा, जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं, जिस शख्स का आपने नाम लिया, मुझे लगता है कि वो, आई एम सॉरी टू से, बट वो उम्र के उस पड़ाव पर आ गए जहां पर उनको घर पे बैठकर भजन मनन करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी पानी पी पी कर हमारी लीडरशिप को भद्दी गंदी बातें कहते हैं, गंदे झूठ बोलते हैं, फर्जी मुकदमा 12-15 साल से मुकदमा चल रहा है ना। अगर कुछ दम होता मुकदमा में तो कुछ हो जाता अभी तक। लेट मी फिनिश। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी थोड़े दिनों पहले 2-3 इंटरव्यूज में लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी गलीच बातें कही। हो सकता है सच भी हो, क्या पता। उनके चरित्र के बारे में कही, वो विदेश जाके क्या करते हैं, उनसे कौन मिलने आता है। आपने कांग्रेस के किसी नेता, किसी हैंडल से देखा हमने उस बात को बढ़ाया? क्योंकि हमारा मानना है कि राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए। राजनीति में कोई अपने बेडरूम में क्या कर रहा है, कोई किससे मिल रहा है, कोई किसके साथ किसका संबंध है, अगर इन बातों पर आप आ जाएंगे तो राजनीति बहुत गंदी, बहुत ओछी हो जाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि मैं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा मानती हूं। मैंने उस बात को इसलिए नहीं बढ़ाया, या इसलिए अगर मैं शेयर करती तो वो वायरल होता। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि जो शख्स उनके लिए कह रहा है वो हमारे लिए भी कहता है ये पर्सोना नॉन ग्राटा है, ये गलत बात करते हैं, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम में और बीजेपी में अंतर है। अगर उन्होंने इस तरह की गलीच बातें हमारे लिए जब कही है, बीजेपी ने उसको शेयर किया, मैंने शेयर नहीं किया, मेरी पार्टी ने शेयर नहीं किया। एक सवाल मैं राहुल जी को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी। उनकी एक लंबी चौड़ी यात्रा हुई कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मैंने खुद उसको दिल्ली, यूपी और कश्मीर में जाकर कवर भी किया। तो वहां पर लोगों के जो सेंटिमेंट थे वो भी महसूस किए, सपोर्टर्स के अंदर जो जोश था। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या आया? मतलब भारत जोड़ो यात्रा से पहले और बाद का फर्क मैं चाहूंगी संक्षेप में आप इसका जवाब दें, क्योंकि फिर मैं राहुल गांधी पे कुछ और सवाल भी पूछना चाहती हूँ। उसका क्या इम्पैक्ट था, और क्या आने वाले दिनों में हम कोई और ऐसी यात्रा या कोई और ऐसा असाइनमेंट भी आप लोगों की तरफ से देखेंगे जो जमीन पर दिखाई? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा करने का एक कारण यह था कि मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जो बातें लोगों से कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो आगे कौन बढ़ाएगा? वो आगे मीडिया के चैनल्स बढ़ाते हैं, प्रिंट बढ़ाता है, टीवी चैनल्स बढ़ाते हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे। और इसलिए हमने लोगों से जाके डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश करी, और भारत जोड़ो यात्रा उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, जो मणिपुर से मुंबई की हुई, और बड़ा सिंबॉलिक था हमारा मणिपुर से उस यात्रा को स्टार्ट करना, जहां जो धू धू करके जल रहा है और अभी तक प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गए हैं। मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, इस देश की राजनीति पर हुआ। 2022-23 में जो नरेंद्र मोदी इनविंसिबल लग रहे थे, इंडिया गठबंधन का साथ आना, उनको रोकना, उनको गठबंधन की सरकार चलाने पर मजबूर करने में मुझे कोई भी संशय नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे का जो आपने सवाल पूछा, आगे ऐसी कोई यात्रा होगी, कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रहती है, वो किस फॉर्म और शेप में होगी वो देखना होगा। अच्छा राहुल जी, जब मीटिंग्स में आते हैं या जब आप लोग मिलते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी को लेकर वो बातें जो लोग नहीं जानते हैं, समथिंग दैट ही जस्ट डजंट लाइक मी टू टॉक, वो बिल्कुल ही राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है, मैं ये बात तो आपके चैनल पे कह सकती हूँ, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं कि अगर आप उनकी ज्यादा अच्छी ट्वीट लगा दीजिए तो वो आपको फोन करके कहते हैं ये हटाओ, ये मुझे, या आई मीन ही हैज टोल्ड मी इन सो मेनी वर्ड्स कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये कल्ट
फिगर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सिर्फ मेरी ही वीडियोस लग रहे हैं, आपको बाकी लोगों के वीडियोस लगाने चाहिए। उन्होंने कितनी बार मुझसे कहा है कि ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, हमें लोगों से संवाद करना चाहिए, हमें लोगों की तस्वीर दिखानी चाहिए। और ये बात कौन मानेगा कि वो ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि वो 50 बार ऐसा हुआ है कि मेरी उनकी बहस भी हो जाती है थोड़ी बार कि नहीं आप हमारे लीडर है। ठीक है, मैं लीडर हूं, बट आई डोंट थिंक सिर्फ मुझे दिखाना है। सो आई थिंक राहुल गांधी डजंट लाइक कि जैसे नरेंद्र मोदी को अपने कैमरे में, जब वो कैमरे पर आते हैं तो कोई और आपको दिखाई नहीं देता है। कई बार हमने देखा है नड्डा जी अगर आगे तो उनको हाथ पकड़ के पीछे कर दिया गया। मुझे लगता है 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन था, राजनाथ सिंह चलने लगे थे, उनको हटा दिया गया था फ्रेम से। तो राहुल गांधी उनके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद समवन लाइक दैट ना, बिकॉज वो हमारा चेहरा है, वो हमारे लीडर है, वो कहते हैं नहीं आप लोगों को दिखाइए, सबको दिखाइए। तो वो संवाद हमारा चलता रहता है। आई थिंक सबसे बड़ी उनकी बात यह है कि उनके अंदर एक ही इज वेरी ह्यूमन इन द सेंस कि एक तो बहुत एम्पैथेटिक है। तो वो आपसे कभी भी हाई हैंडेड बात नहीं करते कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं कमरे में। वो कमरे में आते हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपसे पूछेंगे, आपका सजेशन भी लेंगे। मैं सिर्फ ये लेकिन जरूर बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रही हूँ, तो ये चीज का आंकलन आप अपने दिमाग में करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप जब मिलकर आते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, या आप कुछ सीख कर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी एक वो शख्स हैं जिनके सामने अगर मैं कोई सजेशन लेकर गई हूं, कोई प्लान लेकर गई हूं, आई हैव ऑलवेज कम बैक मोर एनरिच्ड। वो हमेशा उसमें कुछ ऐसा इनपुट देंगे या कुछ ऐसी चीज बताएंगे जो मुझे नहीं स्ट्राइक कर रही होगी। तो उस हिसाब से, और वो बहुत डेमोक्रेटिक है, सबकी बात सुनते हैं, हंसी मजाक भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। He has a very jovial side to him, but I think how is he as a boss? As a I call him boss actually. As a boss, I think he's a dream boss to have. आपकी बातें सुनेंगे, आपकी suggestions मांगेंगे, but eventually he decides what has to be done as far as his things are concerned. कभी कभी वो सोशल मीडिया पर किन्हीं चीजों को लेके इनपुट अपना देते हैं। ज्यादातर वो पॉलिसी रिलेटेड होता है, ज्यादातर वो किसी की तकलीफ है अगर वो नहीं दिख रही है उसकी बातें होती हैं। मैं अगर स्पोक्स पर्सन के लिहाज से पूछूं आपसे, तो अभी एज ऑफ नाउ देश में सबसे अच्छे प्रवक्ता कौन से हैं कांग्रेस के अलावा, बताइएगा। मतलब जिनको आप मानते हैं कि हाँ ये बोलते हैं तो थोड़ा सेंसिबल बोलते हैं या कुछ काम का बोलते हैं, अलग अलग पार्टी। मतलब बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं, बिकॉज नो, आई विल टेल यू व्हाई। नॉट इवन वन। नॉट इवन वन, आई विल टेल यू व्हाई। और ये नहीं है कि मैं बायस्ड होके बोलूं। अगर मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं एज एन एंकर देख रही हूं, और मैं इसलिए बोलूंगी बीजेपी के जो बहुत अच्छे प्रवक्ता लोग माने जाते हैं वो इतना झूठ बोलते हैं। वो नासा के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं, लोग अच्छा अच्छा करके सुन रहे हैं, और आपको पता है कि ये व्हाट्सएप पे ये झूठ है, ये बकवास है। नाम ले दीजिए ना किसकी तरफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं क्यों उनको वाहवाही दूं यहाँ पे। और फिर वो मतलब वो जो चीजें आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं ग्रुप्स पे, वही बात वो बोल रहे हैं। तो बीजेपी का तो मुझे कोई ऐसा खास नहीं लगता। आप में उन लोगों से इतना डिबेट नहीं होता, इधर हो रहा है थोड़ा बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ प्रवक्ता बहुत अच्छे। एक्चुअली जो रीजनल पार्टीज है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आरजेडी के कुछ प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ लिख के आते हैं, उनको सोशल नॉलेज भी बहुत है, इतिहास की भी बहुत समझ है। शिवसेना के कुछ प्रवक्ता, एनसीपी के कुछ प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, उनको वो नॉलेज है। डाउन साउथ मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस की, नॉन कांग्रेस की, डीएमके के पीटीआर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब भी वो फाइनेंस में बोलते हैं मैं सुनती हूँ। मतलब ऑब्वियसली चिदम्बरम जी बोलते हैं तो उनको तो वो मैं एज अ रूल बुक नोट करती हूँ। बट मतलब आई थिंक रीजनल पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है, लेकिन वो बात बहुत पते की करते हैं। और शायद इसका एक कारण ये है क्योंकि रीजनल पार्टीज को कम बुलाया जाता है ना, कुछ ही टॉपिक पे बुलाया जाता है, तो वो बहुत तैयारी से आते हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस का क्या हो जाता है कि बीजेपी रोज ही आ रही है, वही प्रवक्ता रोज 6 बजे आपके साथ शो पे बैठ रहा है, तो आपको पता है कि अच्छा आज कौन है मेरे साथ शो पे, फलाना है। आपको पता है एग्जैक्टली वो क्या बोलने वाले, तो आपको बस उसका काउंटर वो करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डिबेट में जाती हूँ तो थोड़ा सा ये सोच के जाती हूँ कि मेरे डिबेट से या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसी बात निकले जो आज तक लोगों को नहीं पता थी। अच्छा, संसद में एक साथ 3 गांधी पहुंचे हैं, और मुझे याद है जब प्रियंका जी का पहला दिन था तो उस दिन जो एक उत्साह और एक एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी, मतलब सोशल मीडिया पे भी जिस तरह की पिक्चर्स आई थी, बहुत सारे बड़े स्वीट मोमेंट्स भी थे कि अच्छा ठीक है, इस तरह से भी हम पार्लियामेंट से आती कोई तस्वीर देख सकते हैं। इन तीनों गांधी को जब आप क्लोजली देखती हैं, आपने तो काम भी तीनों के साथ में आप कर रही हैं, तो तीनों के स्टाइल में पॉलिटिकली क्या डिफरेंस है, अगर मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकें, और क्या है जो तीनों को एक साथ बांधता है? मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, बट पॉलिटिकल सोच और विजन के लिहाज से। आई थिंक वैल्यूज,
आई थिंक वैल्यूज एक साथ बांधती है, और तीनों एक साथ पहुंच गए। सोनिया जी अपर हाउस में, और ये दोनों लोग चुनकर, वायनाड ने एक को चुनकर भेजा है और अमेठी को, रायबरेली ने दूसरे को चुनकर भेजा है। मुझे लगता है जो चीज बहुत कॉमन है वो है बेसिक वैल्यूज, यू नो, द रिस्पेक्ट जो दूसरों के लिए है इनके मन में। जिस तरह की बात राहुल जी दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए करेंगे, उसी तरह की बात आप दूसरे से भी अगले दिन बात करिए तो सुनिएगा। एक बेसिक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर जो आपके साथ काम करते हैं, एक बेसिक एम्पैथी, क्योंकि मैंने प्रियंका जी के साथ यूपी में बहुत काम किया है, तो मैंने देखा है कि उनके उस साइड को देखा है कि जब वो प्रियंका जी बहुत फन है, शी इज अ लॉट ऑफ फन, यू नो, एंड शी इज आल्सो अ वुमन, सो यू सॉर्ट ऑफ आई एम फार फ्री विद हर, आई कैन से फार मोर थिंग्स विद हर। तो उनका एक वो साइड है जो बहुत फन है, जो हंसी मजाक, चाट खाते हैं, ये करते हैं, और उनका फिर एक बहुत ही ज्यादा मतलब लड़ाकू साइड है, और वो शायद वो लड़की औरतों में होता है कि गलत को तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, तो उस मामले में और वो जो उनको सही लगता है वो करती हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट में क्या कलर पहन के जा रही हैं, क्या लेके जा रही हैं, क्या स्टेटमेंट्स कर रही हैं, वो उनके अंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उनको इंदिरा 2 कहते हैं, मुझे लगता है वो उनके साथ जाती है, और ये मैं बहुत ही रिस्की बात, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इंदिरा गांधी वॉज एन आयरन लेडी। इंदिरा गांधी का अपना एक व्यक्तित्व था, प्रियंका गांधी का अपना एक व्यक्तित्व है। आज की राजनीति बहुत अलग है, आज का परिवेश बहुत अलग है, इसमें वो प्रियंका द फर्स्ट है, वो इंदिरा द सेकंड नहीं है। इंदिरा जी जो थी वो आइकॉनिक थी, प्रियंका जी अपनी तरह से आइकॉनिक है, और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है। जो एक चीज कॉमन, और उसके अलावा जो एक चीज कॉमन है वो करेज है, और वो करेज सबसे ज्यादा मैंने मिसेस गांधी में देखा है। लाइक शी इज, मतलब बहुत लोग उनको बहुत स्ट्रिक्ट समझते होंगे, या बहुत लोग उनको बहुत यू नो बहुत टू द पॉइंट बहुत बोलने की वजह से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बहुत कभी कभी हंसी मजाक की ऐसी बात कह देती हैं। देखिए आप थोड़ा सा, इफ यू जस्ट स्टेप बैक, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आई नो ऑल थ्री ऑफ देम, बट इफ यू जस्ट स्टेप बैक एंड सी वो लोग कौन है। सोनिया गांधी एक 21 साल की लड़की हिंदुस्तान आई, राजीव जी की पत्नी बनकर, बहुत अच्छा समय उन्होंने देखा, प्रधानमंत्री की पत्नी भी बनी, 23 साल तक वो इस देश की बहू थी, एक पत्नी थी, 23 साल। और 23वें साल में उनके पति के चिथड़े उड़ गए इस देश में, और चिथड़े राजनीति की वजह से उड़े। तो वो चाहती तो वो ये छोड़ सकती थी, वो चाहती तो जब उनके पास मौका था वो प्रधानमंत्री भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो बिल्कुल, और मुझे एक चीज बहुत लगती है, तीनों लोग बिटर नहीं है। अगर मेरे आपके साथ ऐसा हो तो कहीं पर वो बिटरनेस रहती है कि इस देश ने मेरे साथ ऐसा किया, इन लोगों ने मेरे साथ। आई थिंक द फैक्ट दैट नन ऑफ देम आर बिटर अबाउट व्हाट हैपेंड टू देयर फैमिली, चाहे उनकी, और जब आप सोनिया जी से कभी कभी इंदिरा जी के बारे में पूछिए, वो जिस तरह से उनके बारे में बात करती है ना, शायद अपनी माँ के बारे में ही हम ऐसे बात करते हैं। और वो कहती है कि मैंने सब कुछ जो सीखा, पॉलिटिकल या घर कैसे चलाया जाता है, ये मैंने इंदिरा जी से सीखा। शी इज टू मी, अगर मुझसे कोई पूछे डिग्निटी क्या होती है, तो मैं कहूंगी ये, दिस, शी फॉर मी इज डिग्निटी एंड ग्रेस। इतना कुछ उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन वो जैसे वो रहती हैं, जैसे इतनी बदतमीजी उनके साथ पार्लियामेंट में की स्मृति ईरानी ने, शी इज नेवर बिटर, शी नेवर एवर इज बिटर। तो मुझे लगता है एक ये कॉमन चीज है कि वो बिटर नहीं है। एंड एज अ पॉलिटिशियन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी? I think the way they look at things, Rahul ji always looks at the really big picture. Priyanka ji looks at the big picture, but is also very detailed driven. मतलब अगर जैसे आपने आई डोंट नो देखा हो, इंदिरा गांधी भवन का इनॉग्रेशन हुआ, उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल, वो उसमें कैसे वॉल पे क्या आएगा, किसकी फोटो कहाँ लगेगी, किस तरह के 22 लैंग्वेजेस में लिखा जाएगा इंडिया, इनॉग्रेशन के दिन वो प्लास्टिक कैसे वहां पे पड़ी है, फूल कौन सी लाइन में, वो बहुत माइन्यूशिया भी बहुत देखती हैं। और एंड आई ऑल्सो थिंक शी इज द पीस मेकर, यू नो, वो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग उनसे जाके कहते हैं कि फलाने से नहीं पट रही है, फलाना ये नहीं, तो वो बहुत पीस मेकर भी करती है। राहुल जी तो सीधा मुंह पे बोलते हैं आपकी गलती है, आप ऐसे करिए। सो आई थिंक शी इज अ ब्रिज बिल्डर इन सम वेज, बट द बिग पिक्चर, द आइडियोलॉजी इज ऑल हिम। प्रियंका गांधी अब संसद में आई हैं, आप जिस ओहदे पर अभी हैं और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, पॉलिटिक्स में लेकर महिलाओं को लेकर आपका क्या थॉट है? मतलब आपको लगता है कि आने वाले जितनी ज्यादा आए अच्छा है, जितनी ज्यादा आए अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जितनी ज्यादा महिलाएं आएंगी उतनी पॉलिटिक्स सेफ होगी उनके लिए। आज की तारीख में टॉप लेवल पे महिलाएं हैं। कांग्रेस एक सेफ पार्टी मुझे सेफ लगती है, लेकिन बहुत जगह महिलाओं का बहुत शोषण भी होता है।
मतलब मैंने कितनी सारी आप इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, और ये मैं दलगत बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं पे बीजेपी का, कहीं पे किसी रीजनल पार्टी का किसी का शोषण हो रहा है। मुझे लगता है जितनी महिलाएं आएंगी उतना ज्यादा डाइवर्सिटी आएगी, और डाइवर्सिटी आदमी कम लाते हैं, महिलाएं ज्यादा लाती हैं इन हाउ वी ड्रेस अप, इन हाउ वी थिंक, इन हाउ वी कैन मल्टीटास्क। और हम मुझे लगता है पॉलिसी मेकिंग के भी वो पहलू जो आदमियों को स्ट्राइक भी नहीं करेंगे, वो औरतों को स्ट्राइक जरूर करते हैं। सो आई थिंक जितनी ज्यादा महिलाएं आए अच्छा है। मुझे ऐसा लगा था, मैं बहुत खुश थी बाय द वे जब ये हुआ कि महिला रिजर्वेशन बिल आने वाला। मैंने कहा चलो इतने सालों से, लेकिन वो जिस तरह से लाके वो कैरेट की तरह डैंगल किया गया, वो 2034 में होगा कि नहीं होगा किसी को कुछ पता नहीं है। सो आई वुड वेलकम जितनी ज्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो जैसे कि हम लोग हैं, और चाहे वो पार्लियामेंट में हो, अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में आते हुए ऐसी कौन सी वुमेन लीडर्स थी जिनको मतलब आप देखती हैं? I was always very fond of सोनिया जी, very fond of her। मैं प्रियंका जी को तब उतना अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत जानती थी, उतने अच्छे से नहीं जानती थी, बट सोनिया जी was always like we looked at her कि क्या आइकन है ये। एंड मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, my father was a congressman, so I would hear stories about her। I also think when my father passed away, how she responded to me and all that really impressed me। बट मतलब अगर डिग्निटी और ग्रेस की बात करिए तो सोनिया जी के आगे तो आप किसी को देखिएगा भी नहीं। पर आई थिंक हमारी एज पॉलिटिशियंस में कि लड़ना भी है और थोड़ा सा उसमें चाट भी खा लेनी है और थोड़ा सा फन भी करना है। आज के दौर की पॉलिटिक्स में क्या टेक होता है मिसेस गांधी का? क्या टेक है? शी डज थिंक दैट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज गॉन डाउन। उतने उस तरह से नहीं है, उनको लगता है नहीं, वो मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं, बट पॉलिटिकल लाइफ में बाहर कम जाती हैं, रैलीज वगैरह कम अटेंड करती है। पर उनको ये लगता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने तो उस दौर की भी पॉलिटिक्स देखी है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। और ऐसा नहीं था कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस और उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वो भी हम पर खूब कटाक्ष करते थे, हम भी उन पर खूब कटाक्ष करते लेकिन थे। आज जैसा सूरत हाल, और फिर हमने 10 साल यूपीए में रहे, अरुण जेटली जी वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, सुषमा जी यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी। एक थोड़ा बहुत एक लेवल तक आप लड़ाई करते हैं, एंड देन यू जस्ट से दैट दिस इज वेयर पॉलिटिकल वॉर एंड्स। ये जो इस तरह की ट्रोलिंग है या जो ये रिएक्शंस हैं, ये प्रभावित करता है या मतलब परेशान करता है? शुरू में जरूर करता था, आई विल नॉट लाई। शुरू में लगता था कि ये क्या है, फिर आपको लगा कि एक पैटर्न है, और एक पैटर्न के अलावा आपको लगता है कि ये एनोनिमस फैमिली यूज्ड टू हो जाती है। आई हैड टू सिट डाउन एंड टेल बोथ माय चिल्ड्रन, बिकॉज मेरे ब्रदर के बच्चे हैं, और आई आफ्टर माय ब्रदर पास्ड अवे वी लिव्ड टुगेदर, एंड for them I am their mother, and I sat down with them and they were very upset about some of the things, and I said this is a part and parcel of what I have signed up for। Unfortunately some of this is going to come your way, learn to deal with it। अगर कभी कभी मेरी ट्रोलिंग कम हो जाती है, मुझे लगता है आजकल मैं बोल नहीं रही हूँ क्या, because that's the attitude। और ये एटीट्यूड मैंने राहुल गांधी से सीखा है, ये मैं बिल्कुल कहती हूँ। पहले आपको प्रभावित, फिर मैंने देखा कि यार इस आदमी को तो ये क्या क्या नहीं कहते, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये अपना zen में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या, and the way he told me, he said, Supriya, who do you think you are? So I said, I am this. No. Do you think you are this person they're telling you? I said, no. Then how does it matter? और मुझे लगता है वो बिल्कुल सही एटीट्यूड है कि आपके बारे में। और मैंने आई थिंक किसी इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा को कहते हुए सुना, और आई कंप्लीटली एंडोर्स दैट। चंडीगढ़ में बैठा चिंटू आपके बारे में क्या कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये भी है, मैंने ऐसे भी लोगों को अपने आप को ट्रोल करते हुए, अपने कमेंट्स लिखते हुए देखा है, जो मुझे किसी मान लीजिए ऑडियंस बेस्ड शो है और मैं देख रही हूँ इस बंदे ने मुझे ये लिखा था, वो मेरे साथ मैम सेल्फी खिंचा लूं, तो आपको पता है कि वो अनोनिमस ट्रोल उसके पीछे बैठकर चंडीगढ़ का चिंटू मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ से आगे की राह क्या है? आगे की राह ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 29 की हम तैयारी करेंगे। की आगे की राह क्या है? मेरा सवाल तो ये I do believe that a lot of it is tied with each other। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में चुनाव महत्वाकांक्षा, बिल्कुल ऑफ कोर्स लड़ूंगी मैं। इस बार मैं नहीं लड़ी थी क्योंकि मेरी लीडरशिप ने डिसाइड किया था कि हम महाराजगंज से मेरे चुनाव लड़ने की बात थी, और सपा वो सीट भी छोड़ रही थी कि सोशल मीडिया और कैंपेन कमेटी में मैं बहुत इन्वॉल्व थी। जो कांग्रेस के कैंपेन की बड़ी तारीफ हुई, उसमें मेरा बहुत इनपुट था। ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड, तो मैं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा समझ रही थी। तो मुझे लीडरशिप ने बोला कि स्टे आउट ऑफ दिस वन। तो पहले मुझे लगा नहीं ये कैसे, फिर मैंने कहा ओके फॉर द लार्जर गुड आई विल। बट महाराजगंज से चुनाव लड़कर जीतना इज अ थिंग दैट ड्राइव्स मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जीत कर आना चाहिए, और मैं वो जरूर करना चाहती हूँ। क्या बात है। और हम भी चाहेंगे कि आपको हम संसद में बैठे हुए देखें, क्योंकि जिस अंदाज में हमने आपको टीवी में देखा है, कार्यक्रमों में देखा है, न्यूज चैनल्स में, इंटरव्यूज में देखा है,
तो ऐसी आवाज संसद में भी गूंजनी चाहिए, Thank उसका you. एक अलग इम्पैक्ट होता है। थैंक्स अ लॉट। तो सुप्रिया जी, थैंक यू सो Thank मच you आज so अपना much. समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए, एंड शुभकामनाएं थैंक यू, भविष्य के इस प्रोजेक्ट के लिए भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते।